जवानी नामक कविता हिंदी के प्रख्यात कवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने आज के युवा को विशेष संदेश दिया है। यह कविता पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी पत्नी के श्राद्ध तिथि पर सन 1940 में लिखी थी, जो बाद में हिमकिरीटिनी नामक उनके संग्रह में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का विवाह उनकी उम्र के 15वें वर्ष में 9 वर्ष की उनकी पत्नी ग्यारसीबाई के साथ हुआ था और केवल 11 वर्ष के दाम्पत्य जीवन के बाद जब ग्यारसीबाई 21 वर्ष की थी, उनका निधन हो गया था। इस तरह पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के सामने आगे का संपूर्ण जीवन वैधव्य भोगने का जीवन था। वे विधुर थे और उन्होंने दोबारा विवाह नहीं किया और अपनी संपूर्ण शक्ति को राष्ट्र की स्वतंत्रता और उस स्वतंत्रता से जुड़े हुए आंदोलनों के प्रति समर्पित कर दिया। यहाँ पर यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इस कविता में विधवा शब्द का प्रयोग हुआ है। यह 2 अर्थों में हम समझ सकते हैं। एक तो यह कि भारत पराधीन है, इसलिए वह विधवा है, और दूसरी तरफ विधवा शब्द पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के लिए भी प्रयुक्त होता है। 1940 के आसपास ऐसा समझा जाता है कि विधुर शब्द का चलन हिंदी साहित्य में नहीं हुआ था। इन दोनों अर्थों में यहाँ पर हमें इस कविता के आकलन के लिए पृष्ठभूमि में रहना होगा, तभी यह कविता हमारे सामने विशेष रूप से स्पष्ट हो सकेगी। एक बात और यहाँ पर विशेष रूप से दर्शनीय है, वह यह है कि माखनलाल चतुर्वेदी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे प्रणय और श्रृंगार के कवि थे। राष्ट्रीयता उनकी कविता का मूल स्वर था। उन्होंने गद्य भी लिखा, कहानी भी लिखी। वे एक अच्छे कुशल वक्ता थे, एक निर्भीक संपादक थे और नाटककार भी थे। इन सब के बीच में उनका जो एक व्यक्तित्व था वह सर्वत्र परिलक्षित होता था। वह था राष्ट्रीय व्यक्तित्व, राष्ट्र के प्रति आराधना और राष्ट्र के प्रति समर्पण और बलिदान। ये सारे भाव उनकी प्रत्येक कविता में प्रकारांतर से देखने को मिलते हैं। जवानी नामक कविता भी इन्हीं भावों को लेकर लिखी गई है और इस संपूर्ण कविता में उन्होंने तत्कालीन युवकों को समर्पण करने के लिए, बलिपथ पर जाने के लिए और अपने पराक्रम को दिखलाने के लिए चुनौती दी है, प्रेरित किया है और उन्हें एक परामर्श भी दिया है। प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई, खो आज पानी। चल रही घड़ियाँ चले नभ के सितारे, चल रही नदियाँ चले हिमखंड प्यारे। चल रही है सांस फिर तू ठहर जाए, 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए। पहन ले नरमुंड माला, उठ स्वमुंड सुमेरु कर ले। भूमि सा तू पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ हैं उठ रही जवानी। जवानी नामक यह कविता पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी पत्नी की श्राद्ध तिथि पर लिखी। कवि कहता है कि यह जवानी उन्मुक्त है, पागल है और इसमें जोश है, इसमें कुछ भी कर सकने का सामर्थ्य है। भारत पराधीन है तो विधवा सदस्य है, किंतु कवि तू भी तो विधुर है, तूने भी तो अपने जीवन साथी को खो दिया है। इस छोटी सी उम्र में तूने अपने जीवन साथी को खोया है, जो तुझे सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता था, आगे बढ़ता था, किंतु वह नहीं है तो क्या तेरे प्राण नहीं हैं, तेरी जवानी नहीं है?
क्या तुझमें कुछ नया कर पाने का साहस नहीं है? क्यों नहीं तू अपने इरादों को, अपनी इच्छाओं को, अपने संकल्पों को लेकर आगे बढ़ता है? क्योंकि ये संसार चक्र है, ये तो चलता ही रहता है। घड़ियां भी चलती है, आसमान के सितारे भी चलते हैं, जमीन पर नदी जो रहती है वह भी बहती चलती है, और ये जो हिमालय पर बर्फ के छोटे छोटे खंड हैं ये भी हवा को झोंकों से इधर उधर हिलते हैं, गलते हैं। सब में एक जीवन है। तो तेरे में जीवन नहीं है क्या? तेरा पानी सूख गया है क्या आज? तेरी सांस तो चल रही है, फिर तू कैसे ठहर सकता है? जब तक सांस है तब तक तो तुझे कर्म करना है। 2 सदियां ही तो तुमने जीवन जिया है अपनी पत्नी के साथ, परंतु तुझे तो आगे बढ़ना है। तेरा जीवन नदी की लहर की तरह है, आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसलिए समय को समझ, हे युवक, तू समय को समझ, और स्वाधीनता के लिए जो यज्ञ चल रहा है उसमें अपने गले में तू नरमुंडों की माला पहन ले, जिस प्रकार कालिका ने पहनी थी, और तू आगे बढ़। यह धरती आज हरियाली से भरी हुई है, धानी रंग की है। तेरे साथ तेरे प्राण हैं, तेरे साथ तेरी जवानी है, तो आगे बढ़। द्वार बलि का खोल, चल भूडोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे, मसल कर अपने इरादों से उठाकर, 2 हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे, रक्त है या है नसों में शुद्ध पानी, जांच कर तू शेष दे दे कर जवानी। कवि कहता है कि हमारा राष्ट्र पराधीन है, हमें बलि के मार्ग पर निरंतर आगे चलना है, और हमें इतनी ताकत है, हमें अर्थात युवकों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कवि कि हम इस समुचे संसार में भूकंप ला सकते हैं, धरती को हिला सकते हैं, और एक हिमगिरी के लिए अर्थात हिमालय पर्वत के लिए, उसकी शान के लिए हम अपने प्राणों का मोह भी छोड़ सकते हैं। भारतवर्ष की जब भौगोलिक कल्पना की गई और उसमें जब भारत माता को एक मूर्त रूप प्रदान किया गया, तो हिमालय जो है वह उसके सिर के रूप में था। तो भारत माता के आन के लिए, उसके सिर की रक्षा के लिए, उसके मान सम्मान के लिए हम अपने प्राणों का उत्सर्ग भी कर सकते हैं। हे युवक, तुझ में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि तू यदि चाहे तो अपने हथेलियों में इस धरती को रखकर उसे मसल सकता है। इसलिए तुझे अपनी शक्ति को पहचानना होगा। मैं जानना चाहता हूं, कभी युवकों को संबोधित करते हुए कह रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि तेरे नसों में खून बह रहा है या पानी बह रहा है? तू जांच, इसकी परीक्षा कर, और ये परीक्षा तब होगी जब तू अपनी जवानी का बलिदान करेगा और राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करेगा, बलि पथ पर जाएगा। वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, देख सो मीठा इरादा किस तरह सिर तान आया, डालियों ने भूमि रुख लटका दिए फल देख आली, मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली, फल दिए या सिर दिए, तरु की कहानी गूंथ कर युग में बताती चल जवानी। इन पंक्तियों में कवि प्रकृति के माध्यम से बलिदान और बलि के पथ की महत्ता को अभिव्यक्त कर रहे हैं। कवि बतला रहा है कि जब वृक्ष एक विशाल रूप में रहता है, प्रारंभिक रूप में वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसका विकास होता है, फिर उसमें कली आती है, फिर फल आती हैं, और फल आने के बाद उसकी डालियाँ ज़मीन की ओर झुक जाती हैं, उसके फल लोग खाते हैं, आनंद लेते हैं। तो वृक्ष का जो स्वरूप है, उसका जो धर्म है, वह अपने फलों को दूसरों को बांट कर देने में है। हमें इस वृक्ष से प्रेरणा लेनी चाहिए, और जिस तरह से वृक्ष अपने फलों का दान करके प्रसन्न होता है, उसी प्रकार हमें
अपने मस्तक को मातृभूमि के लिए देकर प्रसन्न होना चाहिए। यही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ पर फल दिए या सिर दिए, दोनों की समानता यहाँ पर की गई है। यह तरु की कहानी है, और तरु अर्थात वृक्ष। वृक्ष कौन है? यही युवक। जब तक उसमें हरेलापन रहता है, जब उसमें फूल आते हैं, फल आते हैं, तो वह यौवन में होता है। और यह युवक जो है वह भी तो यौवन के प्रभाव में है, तो दोनों के बीच में साम्य है। इसलिए गूंथ कर युग में बताती चल जवानी। युगों को जब हमें बतलाना है, समय को जब हमें बतलाना है, तो अपनी जवानी को देकर ही हम यह बतला सकते हैं। श्वान के सिर हो चरण तो चाटता है, भोंक ले क्या सिंह को वह डांटता है। रोटियां खाई कि साहस खा चुका है, प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है। तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी, विश्व का अभिमान मस्तानी जवानी। हम मनुष्य हैं, श्वान नहीं हैं। श्वान अर्थात कुत्ता। हम कुत्ते नहीं हैं, क्योंकि कुत्ता तो एक रोटी के लिए किसी के भी चरणों को चाटने लगता है। हम स्वाभिमानी हैं, हम अपनी स्वतंत्रता को चाहते हैं। हम कुत्तों के समान नहीं हैं। हम अपनी स्वतंत्रता स्वाभिमान से चाहते हैं, और इसके लिए हम किसी के चरणों को नहीं चाटते, उनके चरणों को नहीं चूमते, उनकी वंदना नहीं करते, बल्कि हम बदले में अपने सिरों को चढ़ाते हैं। तो हम दूसरों की रोटी खाकर अपने साहस को खोने वाले नहीं हैं। हम वह प्राणी है जो अपने प्राण और पण से जाने वाला नहीं है, अपने वचन से जाने वाला नहीं है, निरंतर संघर्ष करने वाला है। इसलिए हे भवानी, इन ग्राम सिंहों से, गांवों में रहने वाले सिंह जैसे युवकों की भावनाओं से मत खेलो, क्योंकि इनमें विश्व को बतलाने वाला अभिमान है, और यह अभिमान जो है वह आत्मोत्सर्ग का है। ये नमग हैं तव चरण की रेखियां हैं, बलि दिशा की अमर देखा देखियां हैं। विश्व पर पद से लिखे कृतिलेख हैं ये, धरा तीर्थों की दिशा की मेघ हैं ये। प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, री मरण के मोल की चढ़ती दवानी। कवि कह रहा है कि समय परिवर्तन का सूचक है। यहाँ पर युवक की जवानी को चुनौती देते हुए कवि कह रहा है, यह जो संसार है इसमें कितने भी लेख लिखे गए हैं, और यह जो धरती है इसमें जितने भी तीर्थ हैं, उन सब में जो है, उन सब में जो गढ़ा हुआ है, उन सब के बीच में जो आधार है वह युवा शक्ति ही है। अपनी प्राण रेखा को खींचो और मरण के मोल अपनी जवानी को तोलो, तभी हम इस देश की आज़ादी को प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि ये रास्ते जो हैं इसमें स्वतंत्रता के चरणों की रेखाएं विद्यमान हैं, और इन चरणों में जो समर्पण और बलिदान की रेखाएं हैं उसी की देखा देखी आज का युवक उस पर चलकर अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। टूटता जुड़ता समय भूगोल आया, गोद में मणियाँ समेट खगोल आया। क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए, क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए। धरा यह तरबूज है दो फांक कर दे, चढ़ा दे स्वातंत्र प्रभु पर अमर पानी। विश्व माने तू जवानी है जवानी। यहाँ पर पुनः कवि भारत के युवा हृदयों को संबोधित करते हुए और उन्हें उत्साहित करते हुए अपने प्रेरक वाणी से यह संबोधन कर रहे हैं कि तुझे अपनी जवानी की परीक्षा देनी है। सारे विश्व को यह बतलाना है कि तू जवान है, क्योंकि तुझ में इतनी शक्ति है कि तू सारे विरोधों को तरबूज के दो फांकों की तरह विभक्त कर सकता है। सारा संसार अपनी भौगोलिक सीमाओं में बंधा हुआ है और आकाशमंडल भी अपनी जगह है, सब में परिवर्तन होता है, किंतु
चाहे बारूद जलें, परंतु बारूदों के जलने से हेम के प्राण नहीं जाएंगे। हेम अर्थात हिमालय, अर्थात भारतवर्ष की अस्मिता। विदेश के कितने भी शासक भारत पर अपना अधिकार करने के लिए प्रयत्न करें, युद्ध करें और उसमें अनेक प्रकार के हिंसा तंत्र का उपयोग करें, फिर भी हम अपनी अस्मिता की रक्षा कर सकेंगे। और तभी यह सब कुछ हो सकता है जब आज के युवक के अंतर्मन में प्रलय के सपने न आए, अर्थात उसके मन में इस प्रकार की भावना जागृत होना चाहिए ताकि संसार में प्रलय हो जाए। और जब ऐसा उसके अंतःकरण में आएगा तभी वह इन सारे विरोधों को तरबूज की फांकों की तरह विभक्त कर देगा और स्वतंत्रता रूपी परमात्मा पर वह अपनी अमरता, अपनी अस्मिता, अपने संकल्प और अपने समर्पण का बलिदान करेगा। और तब सारा संसार मानेगा कि भारत का युवक जवान है। और जवानी जो होती है वह यही होती है, इसी तरह की होती है। लाल चेहरा है नहीं, फिर लाल किसके? लाल खून नहीं, अरे कंकाल किसके? प्रेरणा सोई की आटा दाल किसके? सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके? वेद की वाणी की हो आकाशवाणी, धूल है जो जग नहीं पाई जवानी। जब तक चेहरे में आक्रोश की लालिमा नहीं होगी तब तक तुम किसी भी व्यक्ति के लाल अर्थात पुत्र कहलाने के अधिकारी नहीं होगे। माता का पुत्र यदि है तो माता की रक्षा के लिए जब कोई भी उस पर कुदृष्टि डालता है तो बदला लेने के लिए उसके चेहरे लाल हो जाते हैं, तमतमा जाते हैं। यह भाव तुम्हारे चेहरे पर आना चाहिए, क्योंकि आज संपूर्ण भारत माता के ऊपर विदेशों की आंख लग चुकी है, उसकी अस्मिता पर उनकी नज़र लग चुकी है। बदला तुझे लेना है, प्रमाणित करना है कि तू उसका पुत्र है। लाल खून नहीं, अरे कंकाल किसके? यदि तुम में लाल खून नहीं है तो फिर तुम चाहे शरीर तुम्हारा हो किंतु शरीर नहीं है, एक हाड़ मांस का ढांचा है, कंकाल है। प्रेरणा सोई की आटा दाल किसके? तुम्हारी प्रेरणा सो गई है और तुम रोजी रोटी के लिए, आटा दाल के लिए या ऐसी सांसारिक चीज़ों के लिए भटक रहे हो। ये सब चीज़ें व्यर्थ है। तुम चाहे वेद की वाणी को समझो या आकाशवाणी को समझो, दरअसल बात तो यह है कि यदि तुम्हारे में जवानी नहीं है तो सब कुछ धूल है, बेकार है, व्यर्थ है। इसलिए अपने आप को पहचानो। विश्व है असी का नहीं, संकल्प का है। हर प्रलय का कोण कायाकल्प का है। फूल गिरते शूल सिर ऊंचा लिए हैं, रसों के अभिमान को निरस किए हैं। खून न हो जाए न देख तेरा पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। अंतिम पंक्तियों में कवि युवकों को प्रोत्साहित करते हुए, चेतावनी देते हुए और उनकी परीक्षा लेते हुए कहता है कि यह संसार खड्ग का या तलवारों का नहीं है, युद्ध का नहीं है, यह संकल्प लेने का है। समय संकल्प लेने का है, युद्ध करने का नहीं है। हर प्रलय का कोण कायाकल्प का है। यदि हम कुछ भी नया करना चाहते हैं, प्रलय करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कायाकल्प करना होगा, सब तरफ कहीं परिवर्तन करना होगा। फूल गिरते शूल सिर ऊंचा लिए हैं। वृक्ष पर या पौधों पर फूल खिलते हैं और उनके साथ साथ कांटे भी होते हैं। फूल खिलते हैं, सुंदर दिखते हैं, किंतु मुरझा कर नीचे गिर जाते हैं। किंतु कांटे अपने हमेशा सिर तान कर ही खड़े रहते हैं। रसों के अभिमान को निरस किए हैं। और इस तरह से यदि उसमें सुंदरता रहती है, मकरंद होती है, उसका जो अभिमान होता है, वे कांटे उनको जो है चुनौती देते हैं। हम भी उनके समान हमेशा अडिग रहने वाले हैं। हम प्रलोभनों में या अन्य सौंदर्य उपादानों से प्रभावित होने वाले नहीं हैं। खून न हो जाए देख तेरा पानी। इन सौंदर्य उपादानों को देखने के बाद हे युवक, तेरा खून पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह तो मरण का त्योहार है। हम बलिपथ पर जा रहे हैं, अपने देश की आज़ादी को प्राप्त करने जा रहे हैं। यह हमारे लिए एक त्योहार के सदस्य है और इसलिए हमारा जो जीवन है
और हमारी जो जवानी है यही जीवंतता का प्रतीक है। तो हमें इसको सार्थकता प्रदान करनी है। इसलिए जो आज हमें युवावस्था मिली है इसका पूरा पूरा उपयोग हमें अपने देश की स्वतंत्रता के लिए करना है। जवानी नामक इस कविता में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने पराधीन भारत के युवकों को एक प्रकार की चुनौती दी है। चुनौती इस प्रकार कि वे अपनी जवानी को समझें, अपनी ताकत को समझें, अपने सामर्थ्य को समझें और भारत को पराधीन करने वाली शक्तियों के विरुद्ध अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। न केवल प्रदर्शन करें बल्कि जीवंत रूप में यदि आवश्यकता हो तो समर्पण भी करें और बलिपथ पर जाकर अपने प्राणों का उत्सर्ग करें। क्योंकि पुरुष वह होता है जिसमें पौरुष होता है, जवानी वह होती है जिसमें समर्पण की भावना होती है, और युवा वह होता है जो कभी न थकने वाला होता है, कभी न भटकने वाला होता है और किसी भी मोह माया और सौंदर्य से प्रभावित होने वाला नहीं होता है। उसके सामने जीवन का एक लक्ष्य होता है और उसी लक्ष्य के लिए वह निरंतर आगे बढ़ता रहता है। कवि यह बतलाना चाहता है कि युवक चाहे तो अपने इरादों से सारे संसार में परिवर्तन कर सकता है और इसी तारतम्य में वह चाहे तो पराधीन भारत को स्वतंत्र कर सकता है और इसके लिए उसे निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। इस कविता में शिल्प के रूप में बिंब का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। प्रकृति का चित्रण भी देखने को मिलता है। प्रकृति के माध्यम से कवि ने वह अपनी भावनाओं को व्यक्त भी किया है और इसके साथ साथ इसमें वीर रस का प्राधान्य है, ओजस्विता भी देखने को मिलती है और इस कारण से ओज गुण यहाँ पर विद्यमान है। भाषा बहुत सुंदर रूप में परिलक्षित हुई है। माखनलाल चतुर्वेदी की यह विशेषता है कि जब भी वे किसी भी कविता को लिखते हैं तो उसमें भाषा का बहुत सुंदर प्रयोग करते हैं और यही भाषा का जो सौंदर्य है वह जवानी नामक कविता में भी देखने को मिलता है। कुल मिलाकर जवानी नाम की यह कविता माखनलाल चतुर्वेदी की एक प्रतिनिधि रचना है और अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है और विश्व साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। इस दृष्टि से माखनलाल चतुर्वेदी का यह जो काव्य संसार है उसमें उनका जो दृष्टिकोण है वह बहुत स्पष्ट है और इसी स्पष्टता को उन्होंने जवानी नामक कविता में भी व्यक्त किया है।